गुड आफ्टरनून एवरीवन। प्रोबिंग ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल हमको करनी थी स्टूडेंट। थोड़ा सा मैं आपको एक बताऊंगी कि प्रोबिंग ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल यूज़ क्यों करते हैं। ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाना है, बट ये है कि प्रोबिंग ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल को हम वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर या तो बच्चा गलत उत्तर दे देता है, या आधा उत्तर दे देता है, या पूरा उत्तर देता है, या गोलमोल उत्तर देता है, या फिर उत्तर नहीं देता है। तब हम क्वेश्चनिंग स्किल को यूज़ करते हैं। प्रोबिंग ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल का मतलब होता है कि जब हम स्टूडेंट की नॉलेज को उसी के अकॉर्डिंग डेवलप करना चाहते हैं, तो टीचर जो है वो अपने जो नॉलेज है वो बच्चे के ऊपर थोपेगा नहीं। वो प्रश्नों को पूछ पूछ के उस नॉलेज तक जो वो पढ़ाना चाहता है, जो उसका उद्देश्य है, उस तक बच्चे को पहुंचाना चाहता है, वो प्रश्न पूछकर उस उद्देश्य की पूर्ति करेगा। प्रश्नों के माध्यम से नॉलेज को गेन कराएगा बच्चे का। तो ऐसा करके क्या होता है कि जितना हम बच्चों से ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछ के जैसे बच्चा अगर उत्तर देता है तो बच्चों को याद भी रहता है, वो भूलता भी नहीं है। अगर हम जाके क्लास में पूरा लेक्चर अपना मुंह से बोल के बच्चे को पढ़ा के आ जाएंगे तो बच्चे को कुछ भी नहीं आएगा। जितना ज़्यादा हम प्रश्न पूछेंगे उतना ज़्यादा बच्चा उसको सीखेगा और उसको देर तक याद रहेगा। देखिए, प्रोबिंग ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल बहुत ज़्यादा डिटेल मुझे नहीं जानना है, मुझे ये बताना आपको प्लान कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि उसके घटक क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला घटक, टोटल घटक हैं उसके 5, और सबसे पहला घटक है प्रॉम्प्टिंग। प्रॉम्प्टिंग का मतलब होता है संकेत देना। मीन्स जब बच्चा या तो आधा उत्तर दे रहा है, या गलत उत्तर दे रहा है, या उत्तर नहीं दे रहा है, तो उस स्थिति में हम बच्चे को प्रॉम्प्ट करते हैं। मतलब उसको संकेत देंगे, कुछ ऐसी चीज़ें बताएंगे कि बच्चे को उसके उत्तर तक पहुंचा सकें। मीन्स वो हमको पता है कि बच्चे को वो चीज़ें आती हैं, तो हम उसको प्रॉम्प्टिंग के द्वारा बच्चे से ही उत्तर निकालेंगे, हम उत्तर को बताएंगे नहीं। फिर दूसरा है इसका सीकिंग फॉर द इन्फॉर्मेशन। बच्चा या तो आधा उत्तर दे रहा है या फिर उसने पूरा उत्तर दे दिया है, तो इस स्थिति में बच्चा उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में और क्या जानता है, या फिर उसका आंसर कैसे हम कंप्लीट करें, उसके लिए हम और क्वेश्चन पूछेंगे ताकि वो बच्चा उस आंसर को कंप्लीट कर सके। और अगर वो उसने उत्तर सही बताया है तो उससे आगे वो और क्या जानता है वो उसका उत्तर भी दे सके। फिर तीसरा है रीफोकसिंग। जब कोई बच्चा कोई उत्तर नहीं दे पाता है, हमने माना कोई प्रश्न पूछा है, अभी मैं आपको प्लान में बताऊंगी कैसे, और उसका उत्तर बच्चे ने नहीं दिया है, तो उससे रिलेटेड हम बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। और फिर उसके बाद जब हमको लगता है कि अब बच्चा इसका उत्तर दे सकता है, तो फिर से हम उस सेम क्वेश्चन को, या तो हम सेम क्वेश्चन को पूछेंगे या फिर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके पूछेंगे, ताकि बच्चा जिस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया था उसको वो प्रॉपर जो भी सीक्वेंस, जो भी कंपोनेंट, जितनी भी सूचनाएं अभी तक हमने कलेक्ट की हैं, उन सबको जोड़कर वो उस पर्टिकुलर प्रश्न का उत्तर दे सके। देन है रीडायरेक्शन। रीडायरेक्शन का मतलब होता है कि बच्चे से हमने जो प्रश्न पूछा, माना मैंने किसी बच्चे से कोई प्रश्न पूछा, उसने आधा उत्तर दिया या पूरा उत्तर दिया, तो फिर उस प्रश्न का मैं वहीं पर नहीं छोड़ूंगी। मैं चाहती हूँ, अगर मुझे पता है कि इसमें कुछ और भी हो सकता है, अलग अलग बच्चे अलग अलग चीज़ बताएंगे तो आंसर और अच्छा हो सकता है, तो उस क्वेश्चन को मैं दूसरे बच्चों से पूछूंगी, तीसरे बच्चे से पूछूंगी, मतलब उसको सर्कुलेट करूँगी, डिफरेंट व्यूज़ में उसमें कलेक्ट करूँगी। वो होता है रीडायरेक्शन। देन है इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस। अब ये क्या होता है, देखो, आलोचनात्मक सजगता में वृद्धि। मीन्स माना मैंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए और अब मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन मैंने पूछा है उसको आधार बनाकर अगर मैं कोई प्रश्न पूछूंगी तो बच्चा उसका उत्तर आराम से दे देगा। तो हम फिर ऐसा वाला थोड़ा सा टफ क्वेश्चन फ्रेम करेंगे और बच्चे से उसको पूछेंगे, जिससे कि हमको पता चल सके कि हाँ, बच्चा इस पर्टिकुलर नॉलेज को अप्लाई करने में सक्षम है। देखो बच्चों, अब ये प्लान कैसे बनाना है। ये तो ऊपर आपकी हेडिंग वाली है, जो आप सब कुछ ब्लैक बोर्ड एंट्रीज होती है वो फिल करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा। ये है छात्र अध्यापिका कथन, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, फिर स्टूडेंट एक्टिविटी, और ये कंपोनेंट घटक। अब यहाँ पर आप जब प्रश्न बनाते हैं, ये है प्रोबिंग ऑफ क्वेश्चनिंग स्किल का एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल है। सबसे पहले मैंने उनसे पूछा कि पर्यावरण कितने प्रकार का होता है, तो बच्चे ने कहा कि पर्यावरण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब ये मैंने आधे इनकम्प्लीट उत्तर लिखे हैं, आप लोगों को पूरा उत्तर लिखना है, ऐसे मत लिख देना जैसे मैंने आधा लिखा है।
फिर उसके बाद जब बच्चे ने 2 प्रकार का बता दिया है तो उसके बाद मैं ये नहीं बताऊंगी बच्चों 2 प्रकार का पर्यावरण प्राकृतिक और मानवीय होता है, ये नहीं बताऊंगी। मुझे क्या करना है कि फिर से प्रश्न पूछना है कि मैं ये देखना चाहती हूँ कि बच्चे को पता है या नहीं है वो 2 प्रकार का पर्यावरण कौन सा होता है। तो फिर मैंने प्रश्न पूछा दोनों प्रकार के पर्यावरण का नाम बताइए। बच्चे ने कहा प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। मतलब बच्चा कह रहा है कि पर्यावरण 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण। पूरा पूरा उत्तर लिखना, मेरी तरह आधा मत लिखना। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, कंपोनेंट देखिए। हाँ इधर आप, यहाँ पर मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने पूछा कि कितने प्रकार का, बच्चे ने 2 प्रकार का बता दिया। अब मैंने उससे ये जानना चाहा है कि क्या बच्चे को पता है या नहीं है पता। इसका मतलब है यहाँ पर मैं कौन सा कंपोनेंट यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पर मैं ये देखना चाह रही हूँ कि बच्चे को इसके आगे की इन्फॉर्मेशन है या नहीं है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये कंपोनेंट, दूसरे नंबर का जो कंपोनेंट था सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, मतलब अधिक जानकारी के लिए मैंने प्रश्न पूछा है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए फिर मैंने तीसरा प्रश्न पूछा, बच्चे ने बता दिया आंसर। मैंने तीसरा प्रश्न पूछा मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। तो बच्चा प्रॉपरली नहीं बताया पाया, उसने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। यहाँ पर इंग्लिश में मत लिखना बच्चों, ये मैंने लिख रही थी तो इंग्लिश में हो गया। कोई उत्तर नहीं, बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी मैं क्या कर रही थी, मैंने कहा मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। जब बच्चे ने बता दिया कि 2 प्रकार का होता है तो फिर मानवीय तो उसने बोला फिर, लेकिन मैं ये जानना चाहती थी कि क्या बच्चे को मानवीय पर्यावरण के बारे में पता है। तो मैंने बच्चे से पूछा मानवीय पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तो बच्चे ने कोई उत्तर नहीं दिया। इसका मतलब है यहाँ पर भी मैं दूसरा वाला कंपोनेंट यूज़ करी थी सीकिंग फर्दर इन्फॉर्मेशन, मतलब अधिक जानकारी के लिए प्रश्न पूछा है मैंने। फिर नेक्स्ट मैंने, अब देखो बच्चा अटक गया, कोई उत्तर नहीं दिया है बच्चे ने, तो मैं अब उसको प्रॉम्प्ट करूँगी। ठीक है, प्रश्न का मुझे पता है कि बच्चा बता देगा, इसलिए मेरे को अब क्या करना है, प्रॉम्प्टिंग करनी है। तो मैंने बोला स्कूल, भवन, अस्पताल आदि का निर्माण कौन करता है। प्रॉम्प्टिंग की है मैंने। ये उस मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं ये नहीं बताया, मैंने प्रॉम्प्टिंग की कि इसका निर्माण कौन करता है। तो बच्चे ने कहा कि इन सब का निर्माण मानव या मनुष्य करता है। इसका मतलब मैंने पहला वाला कंपोनेंट यहाँ पर यूज़ किया है। क्या किया मैंने बच्चों के लिए, प्रॉम्प्टिंग की है, संकेत दिया है उनको। ठीक है, फिर उसके बाद फिर मैंने कहा बच्चे से मानव और किन किन चीज़ों का निर्माण करता है। तो बच्चा कह रहा है रेल, सड़क, हवाई जहाज़, बस, मोबाइल, कुछ भी बताएगा बच्चा। ठीक है, जो बचाएगा वहाँ यहाँ पूरा पूरा उत्तर लिखेंगे। इसका मतलब ये मैंने रिडायरेक्ट किया क्वेश्चन, मतलब इस सेम क्वेश्चन को, जो ये क्वेश्चन था कि इन चीज़ों का निर्माण करता है, बच्चे ने बता दिया, प्रॉम्प्टिंग की। फिर मैंने उसी से संबंधित और प्रश्न पूछा, उसके बाद ये रिडायरेक्ट किया क्वेश्चन, मतलब मैंने फिर क्लास में सर्कुलेट कर दिया कि बच्चों और दूसरे बच्चों से पूछा तो बच्चों ने ये बताया। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ क्योंकि बहुत सारे उत्तर आ गए हैं। अब मैं बच्चों से पूछ रही हूँ, बच्चों मानव निर्मित ये सभी संसाधन किस पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब देखो मैं थोड़ा थोड़ा क्या कर रही हूँ, रिफोकस करने जा रही हूँ। वही जो मेरा पहला वाला प्रश्न था उस पर रिफोकस कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पर लैंग्वेज घुमा दी है इसकी। ठीक है, मैंने कहा कि मानव निर्मित ये सभी संसाधन किस पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। तो बच्चे ने कहा ये सभी संसाधन मानव पर्यावरण के अंतर्गत आएंगे। इसका मतलब मैंने रिफोकस किया। फिर उसके बाद पूछेंगे अच्छा बच्चों अब यहाँ पर आप ये है, तो अब आप बताइए कि मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। अब बच्चा पूरी जितना भी हमने उनको अभी तक बताया है उस सब को कलेक्ट करके यहाँ पर मानवीय पर्यावरण को डिफाइन कर देगा कि मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। यहाँ पर आप उत्तर लिख लेंगे पूरा। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने तीसरा वाला कंपोनेंट यूज़ किया है रीफोकसिंग। जो पहला जो यहाँ पर बच्चा अटका था उस इस घटनाओं के बाद हम सारे तथ्यों को कलेक्ट करने के बाद फिर से हम बच्चे के यहाँ तक पहुँचे हैं कि मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। मतलब सेम क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रीफोकस कर दिया। आप लैंग्वेज चेंज करके भी पूछ सकते हैं। ठीक, उसके बाद अब देखिए यहाँ पर हो गया, बच्चे ने बता दिया उत्तर सबको, सारे जो संकेत थे उनको कलेक्ट करके मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं वो बताया है। अब हम उससे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो क्योंकि उसको पता चल गया है मानवीय पर्यावरण किसे कहते हैं। अब हमने उसको कहा मानवीय पर्यावरण प्राकृतिक पर्यावरण से कैसे भिन्न है। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ICA मतलब इंक्रीजिंग क्रिटिकल अवेयरनेस, आलोचनात्मक चिंतन शक्ति का हम उसके देख रहे हैं कि कितनी है, बच्चा कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। वो हमने क्वेश्चन को यहाँ पर पूछ दिया है कि बच्चा
ये मानवीय पर्यावरण क्या है तो जान गया है। अब वो ये बता पाएगा कि नहीं बता पाएगा कि प्राकृतिक पर्यावरण और मानवीय पर्यावरण में क्या अंतर है। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ दिया है, क्योंकि उसने ये तो बता दिया मानवीय, इसलिए बच्चा बता देगा। यहाँ पर आप अपना पूरा रिस्पॉन्स लिख लेंगे कि मानवीय पर्यावरण इसे कहते हैं और प्राकृतिक पर्यावरण इसे कहते हैं। कुछ कुछ डिफरेंस बच्चे का जो बताएगा वो यहाँ पर लिख लेगा। अब सेम प्लान को अपनी कॉपी में नहीं उतारना है, अलग अलग टॉपिक लेके इसी तरीके से क्वेश्चन बनाइए, क्योंकि आपका वो प्लान इसीलिए मुझे लग रहा था, इसीलिए मैंने वो चेक नहीं किया स्टूडेंट। अब आप इसी तरीके से प्लान बनाएंगे, ठीक है। एक चीज़ ये है कि आप घटक, ये देखिए घटक ऐसे लिखने हैं, जो घटक जहाँ पर आएगा उसको वैसे लिखना है, ठीक। और ये भी लिख लेना उनके आगे से। थैंक यू।